दोस्तों एक बार की बात है कि अपने गुड्डू भैया को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पैसे उधार लेने के लिए जाते हैं मुथूट फाइनेंस के पास। तो मुथूट फाइनेंस की रिप्रेजेंटेटिव बड़े ही इजीली सारी फॉर्मेलिटी कर देती है और गुड्डू भैया से गोल्ड लेकर उसको 5 लाख रुपए का गोल्ड लोन दे देती है। तो इतना इजी प्रोसेस देख के गुड्डू भैया बोलते हैं कि वाह मैडम, आपका बैंक तो बहुत बढ़िया है, बड़ी जल्दी काम कर देते हैं आप लोग। इस पे मैडम बोलती है हम बैंक नहीं हैं, हम तो NBFC हैं। तो इस पे गुड्डू भैया बोलते हैं कि मैडम ये NBFC क्या होता है। तो मैडम बोलती है NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो वित्तीय संगठन जो बैंकों की तरह पैसे स्वीकार करते हैं और लोन प्रदान करते हैं परंतु बैंक होते नहीं हैं। उन्हें हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि NBFCs। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर तैयारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, फिर देखेंगे NBFC क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर देखेंगे NBFC का क्या रोल है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, फिर NBFC और बैंक के बीच में डिफरेंस समझेंगे, फिर NBFCs की रजिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ NBFCs की जो कि RBI द्वारा रेगुलेटेड है, फिर देखेंगे वो NBFC जो RBI द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, फिर समझेंगे व्हाट आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs, फिर बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय NBFCs और लास्ट में समझेंगे रेजिडरी NBFCs के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही वैल्यू मिलने वाली है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं NBFC की डेफिनेशन को। दोस्तों NBFC कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड एक ऐसी कंपनी होती है जो कि बिजनेस करती है लोन्स एडवांसेस का, या फिर ऐसी कंपनी जो कि सरकार या लोकल अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज या किसी भी अन्य प्रकार की मार्केटेबल सिक्योरिटीज का एक्विजिशन करती हो। उसके अलावा जो कंपनी लीजिंग का काम करती है वो भी एक NBFC की दायरे में आती है। अगर कंपनी हायर परचेज का काम करती है तो भी वो NBFC है। इंश्योरेंस का बिजनेस करती है तो भी NBFC मानी जाती है। चिट बिजनेस करती है तो भी NBFC मानी जाती है। लेकिन ऐसी कोई भी संस्था NBFC नहीं मानी जाती जिसका मुख्य व्यवसाय हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना, या फिर ऐसी कोई भी संस्था जो सिक्योरिटीज के अलावा किसी भी अन्य सामान की खरीद फरोख्त करती हो या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती हो जिसके तहत वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज की परचेज। तो दोस्तों ऐसी कोई भी कंपनी NBFC नहीं कहलाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं NBFC सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों NBFCs द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, होम लोन्स, गोल्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, सर्विसेज रिलेटेड टू लीजिंग एंड हायर परचेज, सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये सारी सर्विसेज NBFCs द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं NBFCs का क्या रोल है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में। दोस्तों NBFCs सेविंग इकट्ठा करने और इन्वेस्टिंग करने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद NBFCs भारत की अनसर्व्ड पॉपुलेशन को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सेस प्रदान करके बैंकों के सप्लीमेंट के रूप में काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एसेट फाइनेंस कंपनीज जैसे NBFCs भारत सरकार के फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देती हैं। तो दोस्तों ये थे रोल NBFC के इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और NBFC और बैंक के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। दोस्तों NBFCs डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बल्कि बैंक्स डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं दोस्तों? हमारे सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स जिसमें आप कभी भी जाकर काउंटर पे बैंक को कह के अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वक्त, उन अकाउंट्स को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। सो NBFCs डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बल्कि बैंक्स डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद NBFCs दोस्तों पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते। NBFCs अपने नाम से चेक्स जारी नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों DICGC जिसे हम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, DICGC की डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी NBFC के डिपॉजिटर्स के लिए अवेलेबल नहीं होती
बल्कि ये बैंक्स के डिपॉजिटर्स के लिए अवेलेबल होती है। तो दोस्तों ये हमने देख लिए मोटे मोटे पॉइंट्स एनबीएफसी और बैंक के बीच के डिफरेंस के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी देख लेते हैं। दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45(i)(a) के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक एनबीएफसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में कोई भी व्यवसाय शुरू करने या चलाने के लिए आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए एनबीएफसीज को 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। फर्स्ट ये है कि ये कंपनीज एक्ट 1956 की सेक्शन 3 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए और दूसरा कि इसका मिनिमम नेट ओन फंड 200 लाख होना चाहिए। तो दोस्तों ये था रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। दोस्तों आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड विभिन्न प्रकार के एनबीएफसी हैं, जैसे कि एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी फैक्टर्स, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज और फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट फाइनेंस कंपनी की। दोस्तों एसेट फाइनेंस कंपनी यानी कि एएफसी एक ऐसी कंपनी है जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो अपने प्रिंसिपल बिजनेस के रूप में प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाले फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करती है। ये फिजिकल एसेट्स होते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, लेथ मशीन्स, जनरेटर सेट्स, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मूविंग ऑन पावर एंड जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन्स। अगर किसी कंपनी के 60% से ज्यादा एसेट्स और टोटल इनकम इस तरह के एसेट्स फाइनेंस करके आती है तो उसे हम एसेट फाइनेंस कंपनी कहते हैं। तो चलिए ये थी एसेट फाइनेंस कंपनी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी की। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब है कि कोई भी कंपनी जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जिसका काम है सिक्योरिटीज का एक्विजिशन करना। सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसी कंपनी सिक्योरिटीज का बाय एंड सेल करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोन कंपनी की। दोस्तों लोन कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है लोन और एडवांसेस देना या फिर अपने अलावा किसी अन्य एक्टिविटी के लिए फाइनेंस उपलब्ध करवाना। लेकिन ऐसी कंपनीज में एसेट फाइनेंस कंपनीज शामिल नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एक एनबीएफसी होती है जो कि अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 75% इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में लगाती है। इन कंपनीज का मिनिमम नेट ऑन फंड 300 करोड़ होता है। इन कंपनीज की मिनिमम रेटिंग ए या ए के इक्विवेलेंट होती है और इनका CAR 15% होता है। जो एनबीएफसीज इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की। दोस्तों सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक एनबीएफसी है जो शेयर्स और सिक्योरिटी के एक्विजिशन का बिजनेस करती है और जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, जैसे कि ये ग्रुप कंपनीज में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट या लोन्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने कुल एसेट का 90% से ज्यादा रखती है। ग्रुप कंपनीज में इक्विटी शेयर्स में इसका निवेश उसकी कुल एसेट्स का 60% से कम नहीं हो सकता। ये डिल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से ब्लॉक सेल के अलावा ग्रुप कंपनीज में शेयर, डेट या लोन्स में अपना इन्वेस्टमेंट या बिजनेस नहीं करती। मतलब ये सिर्फ ग्रुप कंपनीज में ब्लॉक सेल के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IC और IF में निर्देशित किसी भी अन्य फाइनेंशियल एक्टिविटी को नहीं करता एक्सेप्ट बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ग्रुप कंपनीज के ऋण जारी करने में निवेश या ग्रुप कंपनीज की ओर से जारी किए गारंटी में निवेश करने के अलावा। इसका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा होता है और ये पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट करता है। तो जो भी कंपनीज इन कंडीशन को फुलफिल करती है उनको हम बोलते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स पे। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड यानी कि IDF NBFC एक ऐसी कंपनी होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म डेट के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए NBFC के रूप में रजिस्टर होती है। IDF NBFC मिनिमम 5 वर्ष की मैच्योरिटी अवधि के रुपए या डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड जारी करके अपने रिसोर्सेज जुटाती है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज ही IDF NBFC को स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो ये थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि MFIs के बारे में बात कर लेते हैं।
दोस्तों एनबीएफसी एमएफआई एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है जिसकी कम से कम 80% एसेट कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होने चाहिए, और ये कंडीशंस हैं कि एनबीएफसी एमएफआई द्वारा ऐसे बोरोर को लोन दिया जाना चाहिए जिसकी रूरल हाउस होल्ड इनकम 1 लाख से अधिक ना हो और अर्बन और सेमी अर्बन हाउस होल्ड इनकम 1,60,000 से ज्यादा ना हो। ये लोन अमाउंट फर्स्ट साइकिल में 50,000 और बाद के साइकिल में 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। बोरोर का कुल उधार 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15,000 रुपए के अधिक की लोन के लिए अवधि 24 महीने से कम नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई प्री पेमेंट पेनल्टी का क्लोज नहीं होना चाहिए। ये सारे लोन बिना कोलेटरल के दिए गए होने चाहिए। इनकम जनरेशन के लिए जो लोन दिए जाते हैं उसकी कुल राशि एमएफआई द्वारा दिए गए कुल लोन्स के 50% से कम नहीं होनी चाहिए और लोन बोरोवर की इच्छा अनुसार उसे वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाए जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो जो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उनको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे एनबीएफसी फैक्टर्स पे। दोस्तों एनबीएफसी फैक्टर एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है जो कि फैक्टरिंग के प्रिंसिपल बिजनेस में लगी हुई है। फैक्टरिंग बिजनेस में फाइनेंशियल एसेट्स इसकी कुल एसेट्स का कम से कम 50% होना चाहिए। ऐसे एनबीएफसी का फैक्टर बिजनेस से प्राप्त इसकी इनकम इसकी टोटल ग्रॉस इनकम से 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के एनबीएफसीज को हम एनबीएफसी फैक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट आगे बनते हैं मॉर्गेज गारंटी कंपनीज पे। दोस्तों मॉर्गेज गारंटी कंपनीज वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका कम से कम 90% कारोबार मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से होता है या फिर जिनकी ग्रॉस इनकम का कम से कम 90% मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से आता हो और इनका नेट ऑन फंड 100 करोड़ हो। ऐसी कंपनीज को हम मॉर्गेज गारंटी कंपनीज कहते हैं। और लास्टली अब बात कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी की। दोस्तों नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप को एक नया बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। ये एक होली ओन्ड नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है जो बैंक के साथ साथ आरबीआई या अन्य फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर द्वारा रेगुलेटेड सभी अन्य फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को लागू नियामक निर्देशों के तहत स्वीकार्य सीमा तक होल्ड करती है। तो दोस्तों ये हमने देख लिए टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज जो कि आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वो एनबीएफसीज जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। दोस्तों कुछ कंपनीज एनबीएफसी तो होती हैं लेकिन उन्हें कुछ शर्तों के अधीन आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 45 IA के तहत पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता से छूट दी गई है। ये कंपनीज हैं जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। उसके बाद आते हैं मर्चेंट बैंक्स, वेंचर कैपिटल्स, फंड कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये सब सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आती हैं इंश्योरेंस कंपनीज जो कि IRDAI द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। इसके बाद आते हैं चिट फंड्स जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। फिर है निधि कंपनीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे ऐसे एनबीएफसी हैं जिनको आरबीआई द्वारा रेगुलेशन नहीं की जाती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज की। दोस्तों जिन एनबीएफसीज का एसेट साइज लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार 500 करोड़ या उससे अधिक होता है तो उन्हें हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी कहते हैं। दोस्तों इस तरह की क्लासिफिकेशन का तर्क ये है कि ऐसी एनबीएफसी की गतिविधियों का असर पूरी इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पड़ता है, इसलिए इन्हें सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। दोस्तों सभी एनबीएफसी को पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का अधिकार नहीं है। केवल वे एनबीएफसी जिन्हें आरबीआई ने स्पेसिफिक ऑथराइजेशन दिया है और जिनके पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है वही एनबीएफसी अपने नेट ऑन फंड के 1.5 गुना की लिमिट तक पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की अनुमति है। दोस्तों 1997 से आरबीआई ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी नए एनबीएफसी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं जारी किया है। प्रेजेंटली एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली अधिकतम ब्याज दर है 12.5% और ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट के रूप में दिया जा सकता है जिसकी अवधि मंथली पीरियड से कम नहीं हो सकती। सो कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली बेस पे रेस्ट कर सकता है। एनबीएफसी 12 महीने से कम और 60 महीने से ज्यादा की अवधि वाले डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ना ही ऐसे डिपॉजिट्स को ये रिन्यू कर सकते हैं। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी एनबीएफसी के लिए पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की गाइडलाइन। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है रेजुडरी नॉन बैंकिंग कंपनी यानी कि आरएनबीसी। दोस्तों आरएनबीसी एनबीएफसी की ही एक क्लास है जो कि एक कंपनी होती है और जिसका मेन बिजनेस होता है कि किसी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से डिपॉजिट रिसीव करना
और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनी और लोन कंपनी नहीं होती। इन कंपनीज को लिक्विड एसेट्स के अलावा आरबीआई के निर्देश अनुसार इन्वेस्टमेंट बनाए रखना आवश्यक होता है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की विधि और निर्देश के अनुसार डिपॉजिटर फंड्स की डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता के संदर्भ में इन कंपनियों का कामकाज एनबीएफसी से अलग होता है। इसके अलावा प्रूडेंशियल नॉर्म्स और डायरेक्शंस इन कंपनीज पर लागू होते हैं। तो दोस्तों ये होती हैं रेगुलेटरी नॉन बैंकिंग कंपनीज। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है हमारा एनबीएफसी का टॉपिक। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।